फ्रेंड्स, खान क्लासेस ऑफ कॉमर्स में आपका स्वागत है। असिस्टेंट टैक्स ऑफिसर एग्ज़ाम पार्ट 2 जो कि कॉमर्स है, उसका एक टॉपिक आज हम लेकर आए हैं जिसका नाम है ऋणपत्र, जिसको कि इंग्लिश में डिवेंचर कहा जाता है। इंग्लिश का डिवेंचर वर्ड लैटिन लैंग्वेज डिवेरी से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है टू लाइबल टू पे। टू लाइबल टू पे का मतलब होता है ऋण चुकाने के लिए बाध्य होना, ऋण चुकाने के लिए उत्तरदायी होना। तो अंग्रेजी भाषा का डिवेंचर लैटिन लैंग्वेज डिवेरी से लिया गया है। अब डिवेरी जो वर्ड है उसका पर्टिकुलर मीनिंग ये हुआ कि हम जब ऋण लेते हैं तो ऋण चुकाने के लिए उत्तरदायी हो जाते हैं। ये ऋणपत्र का मीनिंग हो गया। और इसका हम दूसरे शब्दों में भी ये अर्थ निकाल सकते हैं कि ऋणपत्र कंपनी की मोहर के अधीन जारी किया गया एक ऐसा प्रपत्र है जिसमें कंपनी ऋण लेने की शर्तों को और ऋण लेने को स्वीकार करती है और इस बात के लिए बाध्य हो जाती है कि वो एक निश्चित समय के पश्चात ऋण चुका देगी, उधार चुका देगी। और साथ ही ऋणपत्रों पर जो ब्याज दिया जाता है वो ब्याज अर्धवार्षिक होता है, मतलब 6 माही होता है, 6 मंथली होता है। 6 मंथली इंटरेस्ट जो है वो पे किया जाता है डिवेंचर पर। और डिवेंचर होल्डर कौन होते हैं? तो डिवेंचर होल्डर कंपनी के ऋणदाता होते हैं, कंपनी के लेनदार होते हैं जो कंपनी को उधार देते हैं। तो डिवेंचर होल्डर कौन हो गए? कंपनी के क्रेडिटर्स हो गए। अब पहला MCQs देख लेते हैं क्या है। ऋणपत्रों का प्रीमियम पर निर्गमन से आशय क्या है? द इशू ऑफ डिवेंचर ऑन प्रीमियम इज़ कॉल्ड। तो प्रीमियम पर जब ऋणपत्र इशू किए जाते हैं तो आप जानते हैं कि 10 रुपये वाला डिवेंचर अगर 12 रुपये पर इशू हो जाता है तो 2 रुपये प्रीमियम कहलाता है। इस तरह आपका आंसर इसका बी हो जाएगा, क्योंकि ऋणपत्रों को उनके अंकित मूल्य से अधिक मूल्य पर अगर निर्गमित किया जाता है तो उसे हम प्रीमियम पर निर्गमन कहते हैं। फेस वैल्यू से अगर हम ज़्यादा पर, हायर प्राइस पर अगर हम डिवेंचर को इशू करते हैं तो इसको इशूड ऑन प्रीमियम कहा जाता है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ऋणपत्रों के रद्द करने पर हुए लाभ का अंतरण होगा। ऋणपत्रों को जब हम रद्द कर देते हैं, कैंसिल कर देते हैं, तो उस पर होने वाला लाभ। पहले तो ये समझिए ऋणपत्रों को रद्द कब किया जाता है। ऋणपत्रों को जब खुले बाजार में कंपनी उनके कम रेट देकर खुद ही परचेस कर लेती है। ये ऋणपत्रों के शोधन की, मतलब रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर की एक मेथड है कि हम अपने ही ऋणपत्रों को खुले बाजार में क्रय कर लेते हैं। और कब क्रय करते हैं? जब उनका मूल्य खुले बाजार में कम होता है। तो जैसे 100 रुपये वाला डिवेंचर है, उसको 95 पर, 94 पर हम खुद परचेस कर लेते हैं, कंपनी खुद ओपन मार्केट में परचेस कर लेती है। तो इस तरह के परचेस से होने वाले प्रॉफिट को हम कहाँ ट्रांसफ़र करेंगे? मतलब डिवेंचर की लायबिलिटी वहाँ क्या हो जाएगी? कैंसिल हो जाएगी, कंपनी को फ़ायदा हो जाएगा। तो उस प्रॉफिट को हम पूंजी संचय खाते में, यानी कि कैपिटल रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं। तो दूसरे क्वेश्चन का आंसर डी हो जाएगा, पूंजी संचय लेखा यानी कि कैपिटल रिजर्व। तीसरा क्वेश्चन है, ऋणपत्रधारी कंपनी के होते हैं। तो अभी जैसा कि हमने आपको शुरुआत में बताया था, ऋणपत्र कंपनी के लिए क्या है? एक उधार है। और जिस व्यक्ति से उधार लिया जाता है उसको लेनदार कहते हैं, क्रेडिटर कहते हैं। तो कंपनी ने यहाँ क्रेडिट जनरेट किया है और बदले में क्या जारी किए हैं? डिवेंचर यानी कि ऋणपत्र जारी किए हैं। तो कंपनी के लिए इस प्रकार का जो दायित्व होता है वो एक बाह्य दायित्व होता है। और यहाँ फ़िलहाल आंसर जो है आपका वो सी हो जाएगा कि ऋणपत्रधारी कंपनी के कौन होते हैं? तो ऋणपत्रधारी कंपनी के लेनदार होते हैं। चलिए चौथा क्वेश्चन देखते हैं। तो चौथा क्वेश्चन है, बैंक से लिए गए ऋण के लिए ऋणपत्रों का सहायक प्रतिभूति के रूप में निर्गमित किए जाने पर किस खाते को डेबिट किया जाता है? तो पहले समझ लें कि ये सिचुएशन क्या है। जब हम बैंक से कोई ऋण लेते हैं और ऋणपत्रों को सहायक प्रतिभूति, इसका मतलब हम मॉर्टगेज लोन ले रहे हैं और उन डिवेंचर्स को गिरवी रख रहे हैं जो हमने इशू किए हैं। तो डिवेंचर को गिरवी रखकर जब बैंक से लोन लिया जाता है तो वो ऋणपत्र बैंक के पास सहायक प्रतिभूति, मतलब कोलेटरल सिक्योरिटी के रूप में बैंक के पास रखे जाते हैं। तो जब ये बैंक के पास गिरवी रखे जाते हैं तो ऋणपत्र संदिग्ध खाता, या जिसको हम ऋणपत्र उचंत खाता कहते हैं, उसको डेबिट किया जाता है। जैसा कि आप डी ऑप्शन में देख रहे हैं, ऋणपत्र संदिग्ध खाता, डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट, ये डेबिट किया जाता है।
तो ध्यान रखिएगा एंट्री क्या होती है वो भी समझ लें। ऋणपत्र सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू इसमें ऋणपत्र सस्पेंस खाता, इसका मतलब डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अकाउंट एंट्री हो जाएगी। हिंदी में भी समझ लें, ऋणपत्र संदिग्ध खाता डेबिट हो जाएगा और ऋणपत्र खाते से हो जाएगा। इस तरह इसका आंसर डी हो जाएगा। 5वां MCQ देखते हैं, ऋणपत्रों का निर्गमन किया जा सकता है। तो ऋणपत्रों का निर्गमन किया जा सकता है तो अंकित मूल्य पर भी हो सकता है जिसको हम फेस वैल्यू कहते हैं, बट्टे पर भी हो सकता है और प्रब्याजी या प्रीमियम पर भी हो सकता है। तो उपरोक्त तीनों प्रकार से ऋणपत्रों का निर्गमन यानी कि डिबेंचर को मार्केट में इशू किया जा सकता है। तो इस 5वें क्वेश्चन का आंसर आपका डी हो जाएगा। 6वां क्वेश्चन देखते हैं, विनियोगों के नकदीकरण वसूली के पश्चात सिंकिंग फंड विनियोग लेखा का शेष अंतरांतरित होता है यानी कि ट्रांसफ़र होता है। द बैलेंस ऑफ सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट आफ्टर द रियलाइजेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट इज ट्रांसफ़र टू। तो इसमें यह पूछा गया है, पहले तो इसको समझ लें कि होता क्या है। तो ऋणपत्रों का एक निश्चित समय के बाद क्या करना पड़ता है, पेमेंट करना पड़ता है, भुगतान करना पड़ता है, क्योंकि ये कंपनी का क्या है, एक उधार है। तो इस उधार को चुकाने के लिए कंपनी कुछ एक फ़ंड बनाती है जिसको हम सिंकिंग फ़ंड कहते हैं, शोधन कोष कहते हैं, और उस शोधन कोष को हम शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर देते हैं तो एक नया अकाउंट ओपन हो जाता है, सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट। तो फिर से समझिए क्या है प्रोसेस। ऋणपत्रों का पैसा चुकाने के लिए कंपनी एक कोष बनाती है, एक फ़ंड जनरेट करती है जिसका नाम है सिंकिंग फ़ंड, और सिंकिंग फ़ंड के पैसे को फालतू कंपनी अपने पास नहीं रखती क्योंकि रखे रखे पैसा बढ़ेगा तो नहीं, तो इसलिए इसको शेयर मार्केट में लगा देती है सुरक्षित ऋणों के रूप में। और फिर इस विनियोग को बेचकर जैसे ही 3 साल या 5 साल गुजर जाते हैं और जब ऋणपत्रों के शोधन की बारी आ जाती है, पेमेंट की बारी आ जाती है, तो इन विनियोगों को शेयर मार्केट में बेचकर पैसा प्राप्त कर लिया जाता है और उस पैसे से ऋणपत्रों का शोधन यानी कि रिडेम्पशन कर दिया जाता है। तो जिन ऋणपत्रों को रिडेम्पशन करना होता है तो कंपनी सिंकिंग फंड क्रिएट करती है और सिंकिंग फंड के अमाउंट को इन्वेस्ट कर देती है। तो विनियोगों के नकदीकरण यानी कि उन विनियोगों को बेचकर जो पैसा आता है उससे पेमेंट कर दिया जाता है, लेकिन कुछ रकम जो बच जाती है उसको कहाँ ट्रांसफ़र करते हैं, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। ऑप्शन डी देखिए लिखा है सिंकिंग फंड लेखा, क्योंकि सिंकिंग फंड के अकाउंट को ही इन्वेस्टमेंट में यूज़ किया जाता है। अगर अब इन्वेस्टमेंट को बेचकर पैसा आया है तो वापस सिंकिंग फंड में लौटा दिया जाएगा, क्योंकि फिर उसका ऋणपत्रों का पेमेंट किया जाएगा। तो आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आई होगी। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं इस सीरीज़ का। 7वां क्वेश्चन है कि ऋणपत्रों के निर्गमन पर छूट या बट्टा क्या है। डिबेंचर ऑन इशू ऑफ डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर इज़ आ, ठीक है। तो आप जानते हैं जैसा कि डिस्काउंट अगर दिया जाता है तो डिस्काउंट कोई संपत्ति तो नहीं होती है, मतलब वास्तविक संपत्ति नहीं होती है, चालू संपत्ति भी नहीं है, स्थायी संपत्ति भी नहीं है। तो ऑप्शन इसका डी हो जाएगा। ये एक फिक्टिटियस असेट है, अवास्तविक संपत्ति है। याद रखिए डिस्काउंट मार्केट में बिक नहीं सकता है, लेकिन चूंकि ये डेबिट किया जाता है, एक पूंजीगत व्यय है, जैसा कि हमने अपने पिछले लेक्चर में भी आपको बताया था कि ऋणपत्र पर या अंश पर यानी कि शेयर और डिवेंचर पर दिया जाने वाला डिस्काउंट एक क्या होता है, लॉस होता है, लेकिन इसको पीएल अकाउंट के डेबिट में नहीं लिखते क्योंकि ये कैपिटल आइटम है और कैपिटल आइटम बैलेंस शीट के असेट में जाता है। अगर वो डेबिट है तो डिस्काउंट डेबिट होता है, इसलिए ये एक अवास्तविक संपत्ति के रूप में बैलेंस शीट में लिखा जाएगा, जिसका आगे जाके राइट ऑफ कर दिया जाता है, अपलेखन कर दिया जाता है। तो 7वें क्वेश्चन का आंसर डी हो जाएगा। अब 8वां क्वेश्चन देखते हैं। ऋणपत्र भुगतान कोष में प्रतिवर्ष हस्तांतरित की जाने वाली राशि डेबिट की जाती है। द एनुअल इंस्टॉलमेंट ट्रांसफ़र टू डिवेंचर रिडम्पशन फंड, इसको कभी कभी DRR अकाउंट भी कहा जाता है, डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व DRR भी कहते हैं, ऋणपत्र भुगतान कोष भी कहते हैं और ऋणपत्र शोधन कोष भी इसको कहा जाता है, जैसा कि अभी पहले जिक्र मैंने किया। अब देखिए आप इसमें कि ऋणपत्र शोधन कोष किस से बनाया जाता है, तो ये प्रतिवर्ष लाभ हानि नियोजन खाते से राशि निकाली जाती है। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट से इसका अमाउंट लिया जाता है। तो पहले आप समझ लें कि ये पूरी प्रोसेस क्या होती है।
पीएल अकाउंट जो होता है उस पीएल अकाउंट का यानी प्रॉफिट का यूटिलाइजेशन करने के लिए एक और अकाउंट बनाया जाता है जो इस अकाउंट का एक्सटेंशन होता है, जिसको हम पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट मतलब लाभानी नियोजन खाता कहते हैं। तो यहाँ ये फैक्ट आप अच्छे समझ लें कि लाभानी खाते का विस्तार क्या है, पीएल अकाउंट का एक्सटेंशन क्या है, तो वो है पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्या होता है, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जिन कोषों में आवश्यक रूप से राशि जाना होती है उनमें राशि को ट्रांसफ़र किया जाता है। कुल मिला के हम ऐसा कह लें कि प्रॉफिट का यूटिलाइजेशन होता है, रिज़र्व में पैसा ट्रांसफ़र होता है। अगर हमारे ऊपर कोई लायबिलिटी है तो उस लायबिलिटी को पे करने के लिए भी फंड यहीं से जनरेट किए जाते हैं। तो इसका आंसर यहाँ हो जाएगा, बी हो जाएगा। तो आप याद रखिए, एकाकी व्यापार सोल प्रोप्राइटरशिप में ये अकाउंट नहीं बनाया जाता, क्योंकि एकाकी व्यापार को वो प्रॉफिट मिल जाता है, लेकिन प्रॉफिट को डिवाइड करने के लिए पार्टनरशिप में एक अकाउंट बनाया जाता है पीएल अकाउंट के बाद, जिसका नाम है पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। और कंपनी में भी डिविडेंड बांटने के लिए भी पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट ही बनाया जाता है। तो ये किसका एक्सटेंशन है, पीएल अकाउंट का एक्सटेंशन है। तो पीएल अकाउंट के बाद पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनेगा, देन इसके बाद बैलेंस शीट बनाई जाती है। तो आई होप कि ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आई होगी। 9वां क्वेश्चन देख लेते हैं। कंपनी ऋणपत्रों पर ऋणपत्रधारियों को प्रदान करती है या प्रतिवर्ष देती है। तो याद रखिए, ये प्रतिवर्ष तो देती है, लेकिन ऋणपत्रों पर जो ब्याज दिया जाता है वो साल में 2 बार दिया जाता है, वर्ष में 2 बार दिया जाता है। तो डिवेंचर पर जो इंटरेस्ट होता है वो इंटरेस्ट आपका क्या होता है, एनुअल नहीं होता बल्कि हाफ ईयरली होता है। तो इसको आप याद रखें, ये यहाँ एनुअल रेट पर तो दिया जाता है लेकिन हाफ ईयरली मोड में दिया जाता है, साल में 2 बार दिया जाता है। तो ये इम्पोर्टेंट फैक्ट है, आप याद कर लें। ऋणपत्रों पर पहली बात तो समझ लें क्या दिया जाता है, ब्याज दिया जाता है। अंशों पर क्या दिया जाता है, लाभांश दिया जाता है। तो ब्याज ऋणपत्रों पर मिलता है, डिवेंचर्स पर मिलता है, लेकिन डिविडेंड किस पर मिलता है, शेयर्स पर। तो फिलहाल आंसर क्या हो जाएगा, 9वें क्वेश्चन का बी हो जाएगा। आखिरी क्वेश्चन देखते हैं सेशन का। 10वां क्वेश्चन है, ऋणपत्रों को दर्शाया जाता है। जैसे कि हमने शुरुआत में बताया, ऋणपत्र डिवेंचर क्या होते हैं, कंपनी की लायबिलिटी होते हैं, और कंपनी के जो ऋणपत्र होते हैं वो लायबिलिटी होते हैं, दायित्व होते हैं, इसलिए इनको दायित्व पक्ष में लायबिलिटी साइड दिखाया जाता है। और ऋणपत्र 2 प्रकार के हो जाते हैं, सुरक्षित ऋणपत्र और असुरक्षित ऋणपत्र। सुरक्षित ऋणपत्र वो होंगे जिनको कुछ गिरवी दिया जाता है, जिनके पास कुछ मॉर्टगेज रखा जाता है, तो वो सुरक्षित ऋणपत्र यानी कि सिक्योर्ड डिवेंचर्स हो गए, सिक्योर्ड लोन हो गए। और अगर ऋणपत्रधारियों को कोई गिरवी नहीं दिया गया है तो वो फिर असुरक्षित माने जाते हैं। और ऋणपत्र एक दीर्घकालीन दायित्व है। जैसा कि आप जानते हैं, दायित्व 2 प्रकार के होते हैं, लायबिलिटी 2 टाइप की होती है। एक होती है शॉर्ट टर्म जिसको हम करंट लायबिलिटी बोलते हैं, और एक होती है लॉन्ग टर्म जिसको हम डिबेंचर्स कहते हैं जनरली, या लॉन्ग टर्म बोरोइंग कहते हैं। तो दायित्व 2 प्रकार के होते हैं, अल्पकालीन और दीर्घकालीन। आई होप कि वीडियो आपको समझ में आया होगा। इसमें जो भी फैक्ट आपने इन क्वेश्चंस के अलावा देखे हैं उन फैक्ट को आप नोट करते जाएं, क्योंकि क्वेश्चन जब जनरेट होता है तो बीच से भी फैक्ट आते हैं, इसलिए हर फैक्ट की आपको जानकारी होना चाहिए। अगर कभी कभी हम ऑप्शन से क्लियर आंसर हम नहीं निकाल पाते तो हम यहाँ एलिमिनेशन मेथड, रिजेक्शन मेथड यूज़ करते हैं, और उस समय पर फिर आपकी जो कॉन्सेप्ट है वही काम आती है। तो MPPSC एक अच्छे लेवल का एग्ज़ाम लेता है, इसलिए आप हर कॉन्सेप्ट को और जो भी आपको क्लियरेंस मिलता है टॉपिक के बारे में उसको नोट कर लें, ताकि बाद में आप उनका रिवीजन भी कर सकें। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू।